आसाराम और उनके बेटे ने पाखंड का किला तैयार किया था, जो कि अब दरक रहा है, जिसमें अब सेंध लग रही है। आज जो बड़ी खबर आ रही है वो यही कि पुलिस ने यह कहा है कि आसाराम पर जो इल्जाम लगे हैं उसमें एक और घिनौना आरोप कि लड़कियों का वो गर्भपात करवाते थे। हमारे साथ यहां पर अजय मौजूद है, जो कि आसाराम के साथ लंबे वक्त तक रहे, उनके सेवादार हैं। अजय, आपने अपनी आंखों से क्या देखा था, जरा ये बताएं, आश्रम की हकीकत क्या, क्योंकि अशोकपुर शास्त्री जो शिष्य है वो कह रहे हैं कि सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं 93 से 95 तक आश्रम के अंदर रहा, और आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि वो मैं सबसे पहला व्यक्ति था। आज हो सकता है बहुत पूरी मीडिया है, पुलिस है, मैं सबसे पहला व्यक्ति था जिसने इस बात का खुलासा किया था। लेकिन ये बाहर नहीं हो पाया। मेरे जाने के बाद आश्रम से करीब 150 से और 200 लोग आश्रम छोड़ करके जा चुके वहां से। अब रही बात देखने की कि मैंने वहां क्या देखा। शांति कुटिया के बाहर एक गैरेज है, जो कि आपको जी, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा जी। बोलिए। मैं अब सबसे बड़ी बात एक ये कि हमारे लिए गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव था वो सबसे बड़ा एक उत्सव था। उसी रात की ये बात है, मैं जो गैरेज बनाया गया था गाड़ी खड़ी करने के लिए, उस गाड़ी के ठीक पीछे की साइड में अपनी बोरी डाल करके मैं वहां सो रहा था। 1:30 और 2 बजे के करीब का जो है ना समय रहा था। ढेल और बंगलो, ये 2 नाम की जो लड़कियां हैं, मीरा और निर्मला, ये लड़कियां जो है ना, उन्होंने दरवाजा खोला। आपको अगर जुलाई के महीने में बारिश की वजह से लकड़ी फूल जाती है तो उसकी थोड़ी आवाज होती है। आवाज आने से हम जो है ना तुरंत जागे, क्योंकि हम चौकीदारी के लिए वहां रहा करते थे, तो शिफ्ट होती थी 1-1:30 बजे के बाद में चेंज हो जाता था। तो जैसे ही मेरी जाग खुली, मैंने देखा कि इन 2 लड़कियों के साथ में एक बिल्कुल नई लड़की है, उसकी करीब उम्र जो है 15, 16 या 17 साल के बीच में रही होगी। मतलब नाबालिग थी लड़की, बिल्कुल नाबालिग, क्योंकि मैं भी उस समय पे इतनी मेरी उम्र रही थी। वो उन्होंने दरवाजा खोला, फटाफट जो है ना उन्होंने गाड़ी के दरवाजा खोला और वो अंदर बैठ गई, तीनों लड़कियां। और आप यकीन कीजिए कि मैंने ना उसको यूं करके अंदर भी देखने की कोशिश की, तो वो बिल्कुल चुपचाप अंदर बैठी। 2-3 मिनट के बाद में नारायण जो है ना दरवाजा खोल करके फटाफट आया, शटर खोलने की उसने कोशिश की, मैंने शटर खोलने की पूरी उसमें हेल्प की, फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और वो गाड़ी लेकर के चला गया। अब आज मैं आपको कुछ एक और बहुत नई बातें बताऊंगा कि जैसे व्यासपीठ के ऊपर जब आसाराम बैठ करके प्रवचन किया करते थे, उसके सामने ही एम्पलीफायर रखे होते थे, जहां से वो माइक से बोलते थे प्रवचन देने के लिए। तो आपको एक मतलब बहुत अंदर की एक मैं आज आप बात को बताने के लिए मैं जा रहा हूँ। उनके सामने 3 माइक हुआ करते थे। 2 जो माइक होते थे वो लाउड स्पीकर के लिए चले जाते थे। बीच का जो एक माइक था, डॉक्टर प्रेम जी भाई उनके साउंड ऑपरेटर हुआ करते थे। बीच का जो माइक था, कैनवुड का एक डेक था, जिसके अंदर मास्टर कॉपी तैयार होती थी सोनी की कैसेट्स की। तो जो बीच वाला जो माइक था वो कैनवुड के डेक के अंदर इनपुट में चला गया। अच्छा। उसकी जो आउटपुट थी वो हेडफोन लेकर के हम सुनते थे। जैसे ही सत्संग प्रवचन खत्म हुआ, जितने भी बड़े बड़े या छोटे जो लोग मिलने के लिए आते थे, आसाराम को ये लगता था कि भाई मैंने माइक बंद कर दी, अब बात किसी के पास में नहीं जाती, जैसा कि हम ब्रेक के अंदर बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो तब भी वो माइक ऑन रहता था। तो क्या सुना आपने? हम अक्सर जो बातें हमें सुना करते थे। अब जो ये बात आती थी कि भी अनुष्ठान के लिए लड़कियां कैसे लाई जाती थी, आसाराम को जो लड़की पसंद आ जाती तो उसको वो सिलेक्ट करके ये बोलता कि भाई आप जो है ना इसको अनुष्ठान के लिए क्यों नहीं लेकर। कौन सा अनुष्ठान था ये अशोक जी? अरे आपसे पूछिए ना, अनुष्ठान सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ये नहीं तो रहे हैं साथ में ना, आप बताइए ना, आप तो उनके समर्थक हैं, आप तो शिष्य हैं उनके, गुरु अनुष्ठान करते थे तो आपको नहीं बताते, चेलों को नहीं बताते थे? मैं बता, चेलों की कोई जानकारी नहीं। अखिलेश जी, एक जो जौहरी होता है वो मिट्टी में सोने को देखता है। अच्छा, जो जौहरी नहीं होगा तो मिट्टी में सोने को तो मिट्टी देखेगा ना। तो जौहरी थे आसाराम और मिट्टी किसको कह रहे हैं आप? ये ज्ञान पाने गए थे। और सुनिए, एक नजर होती है, एक नजरिया होता है। नजर में बीमारी हो तो डॉक्टर इलाज कर सकता है, लेकिन नजरिया गड़बड़ हो तो उसका इलाज स्वयं करना पड़ता है। आसाराम चेलों का इलाज नहीं कर पा रहे। जो भी वैदिक अनुष्ठान, जो हमारे वैदिक संस्कार है, जो हमारी वैदिक रीति रिवाज है, उसमें हमें बहुत बड़ी ताकत दी है हमारी भाषा ने। हमारी जो सभ्यता है उसमें बहुत बड़ा स्थान है हमारी भाषा शैली का। इतने पवित्र शब्द है अनुष्ठान, वैदिक कर्मकांड अनुष्ठान, और उसका इतना गलत चित्रण, इतना गलत प्रयोग किया आसाराम जी ने। आप लगातार टीवी पर देख रहे हैं कि जितने वैदिक शब्दावली है उसका उन्होंने प्रयोग अपने लिए किया है और लोगों के, महिलाओं के, लड़कियों के शोषण के लिए। अखिलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए। धर्म को पवित्र करके रखा। अखिलेश तिवारी जी, कौन सा अनुष्ठान होता था? काम वासना अनुष्ठान।
ये भी सब। देखिए अखिलेश जी, मैं ये कहूँगा कि अभी स्पष्टता ये है कि जो आरोप लगा रहे हैं उनके ही परिवार के लोग कल आकर के दूसरा कुछ कह रहे हैं। तो मेरे कहने का अनुष्ठान तो जिसके लिए सबके कल्याण के लिए होता है। अभी एलिगेशन लगा है, उसकी जांच हो रही, सत्यता बाहर आने वाली है। ठीक है। और जो लोग उनके पूर्व साधक बने हुए हैं उनकी तो अगर इतिहास देखें तो ऐसे ऐसे चरित्र आ रहे हैं तो इनका क्या कहा जाए। अच्छा, हमारे साथ एक और शख्स है हमारे साथ। एक मिनट, सबकी आवाज उठाइए, आप उसको आरोपित कर दीजिए। ये बहुत आसान तरीका है किसी को बदनाम करने का। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ एक और लोगों की हत्याओं का प्रतीक है। एक मिनट, अशोक जी, ये लोग हैं। अशोक जी, एक और शख्स हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आसाराम के साथ लंबे वक्त तक रहे हैं लखनऊ से। वो भी बताएंगे आसाराम की हकीकत। बताइए। देखिए, पहले तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो आशाराम के वहां से जो लोग आके बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग बहुत गलत रहे हैं, इनको मैं बता दूं, हम लोग एक फिदाइन रहे हैं आशाराम के। आशाराम की एक आवाज में हम लोग जान देने वाले थे। हम लोग उसके हर करतूतों को देख के अनदेखा करते थे, लेकिन ये लड़कियों वाले किस्से को हम लोग देख के कभी अनदेखा ना कर पाए। यही हालत, ये चीज ऐसी है जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ी तो तूफान चाहिए था, हमारी श्रद्धा बढ़ी और हमारी श्रद्धा खत्म हुई, उसको हटाने के लिए भी एक तूफान चाहिए था। ये तूफान था आशाराम की लड़कियों के साथ जो ये क्रियाएं किया करते थे। हाँ। एक तूफान ही था हर साधक के लिए। ये तुम्हारे सामने घटना घटे तब बात हो। जितने लोग यहाँ बहस कर रहे हैं, कोई आशाराम के साथ उनसे पूछे कितने घंटे बिताए हैं आशाराम के साथ, कितने घंटे उन्होंने बिताए आशाराम के साथ, पता तो चले। मैं आता हूँ आपके पास, अपनी बात रखिएगा। बहुत समय से चर्चा चल रही, इन्होंने जो भी अभी आपने जिनको लिया था, इन्होंने एक श्रद्धा की बात की। तो यहाँ पर ना हम लोग, एक मुझे कहावत याद आ रही है कि एक इंसान को अपने विवेक से यह देखना चाहिए कि श्रद्धा अगर सरसों के दाने में लगाएंगे तो तेल निकलेगा और श्रद्धा अगर रेत में लगाएंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, चाहे आप वर्षों वहाँ पर श्रद्धा लगाए रखें। अच्छा। समस्या ये है हमारे देश के साथ कि हमारे तो अध्यात्म क्या है, अध्यात्म की परिभाषा क्या है, एक गुरु की परिभाषा क्या है हम नहीं जानते, गुरु की परख क्या है हम नहीं जानते। हम बहुत सालों साल किसी के पीछे अंधानुकरण करते रहते हैं जब तक कोई एक्सीडेंट। कोई गुरु अगर ऐसा करे तो मैं आपसे समझना चाहूँ, क्या विश्वासघात नहीं है? भरोसा तोड़ना नहीं है जो तथाकथित विश्वासघात और करोड़ों समर्थकों का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल विश्वासघात है, भरोसा तोड़ना है, लेकिन मेरा विश्वास मैं कहाँ लगा रही हूँ ये मेरे विवेक का विषय भी है। तथाकथित संत आसाराम, उनकी रिमांड फिर से बढ़ गई है, सलाखों के पीछे ही हैं और उनके बेटे भागे फिर रहे हैं, पुलिस को उनकी तलाश है। आसाराम के ऊपर एक के बाद एक कई दूसरे आरोप लगते जा रहे हैं इस बीच, यहां तक कि उनके पूर्व साधकों ने तो ये कह दिया कि वो प्रवचन के दौरान सिर्फ लड़कियों के शिकार की ही तलाश में लगे रहते थे। हमको ऐसे बुलाते थे कि भाई तुम आओ, ये वो, फोन पे भी। मैं अपने प्रचार की बात कर रही हूँ, यहाँ इतनी पब्लिक हुई, इतना प्रचार हुआ, इतना सत्संग हुआ, ये सेलिंग हुई, लेकिन उनकी बात तो ये अभी यहाँ मस्त ठंडा हवा चल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तू कहाँ है, तू आ जाती तो अच्छा लगता। मतलब दूर है फिर भी ऐसा, और पास होते तो भी उनका ऐसे, मतलब बहुत ही ऐसे। कि शिविर का जो टाइम था, शिविर जैसे कि खत्म होती थी, जैसे कि दिसंबर शिविर है, जन्माष्टमी शिविर है, फिर होली का शिविर है, ये सारे शिविर जब खत्म हो जाते थे उसके बाद क्या है कि टॉयलेट्स है, बाथरूम्स है वगैरह में कितनी बार वहाँ पे और वहाँ पे हमेशा टंगे हुए मिले हैं। इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी गई संचालक को, प्रमुख को, किंतु उन लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया और बोला कि आश्रम को फंसाने की साजिश है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। भारती और लक्ष्मी वो दोनों लड़कियां पहुंचाती थी बापू के पास, तो उनके लड़की के आसपास कोई उनकी अनुयायी खड़ी है तो उनको ऐसा इशारा कर देते थे, तो वो लड़कियां फिर उनसे बात करके उनके नजदीक ले जाने की कोशिश करती थी। ऐसे उनमें मतलब आस्था, श्रद्धा करने के लिए वो करती थी कि तुम तो कितनी भाग्यशाली हो, साईं तुमसे बात करते हैं, इस तरह से माइंड वॉश किया जाता था। आशाराम को एक दिन में 6 से 7 लड़कियां चाहिए, 10 भी, उसकी इतनी कैपेसिटी है। आशाराम बहुत शानदार आयुर्वेद दवाओं का सेवन करता है। दिन रात उसको एक लड़की से कभी पेट भरता ही नहीं, दिन में उसको दिन भर लड़कियां चाहिए, दिन भर वो आलसी है, दोपहर को भी खाली बैठा हुआ तो लड़कियों का जुगाड़ करेगा, लड़कियों के लिए व्यवस्था करेगा, उसके मौन मंदिर में लड़कियां बैठी ही रहती हैं। रात को उसको सोने से पहले लड़कियां चाहिए, दिन भर सोता है, सुबह 9 बजे सो के उठता है, 8 बजे सो के उठेगा बहुत लेट, सत्संग का टाइम 10 बजे का है तो पहुंचेगा 12 बजे, क्योंकि सो के लेट उठता है। उसके सत्संग भी हम लिखा करते थे, लोग कहते हैं सत्संग बहुत अच्छा करता है, उसके सत्संग हम लिखा करते थे, आज भी सत्संग कोई ना कोई लिखने वाला होगा। मैंने पहली बार देखा कि चारों तरफ जो है ना 4 दीवारी है, बीच में जो है ना जो शांति कुटिया के नाम पे है एक लग्जरी बिल्डिंग बनी हुई है। ये एक संत
जो के जो है ना पूरा ही संसार जो त्यागने की बात करता है, उसके लिए अंदर एक लग्जरी घर है रहने के लिए, लग्जरी नीचे अंडरग्राउंड कमरे मौजूद हैं, हर एक कमरे के अंदर एसी लगा हुआ है, फिर उसके बाद में स्विमिंग पूल भी मौजूद है। बापू के सब आदेश से काम होता था, बिना आदेश के पता नहीं था। ये मेन थी आसाराम बापू, नारायण साईं, इनमें मेन दोनों ओनर थे। इन्होंने क्या किया कि मेरे पास जो सुंदर सुंदर लड़कियां जम्मू में आती थी, तो वो हर बार जब बापू आते थे तो 5-7 लड़की जम्मू से समर्पित होने के लिए मेरे पास एंट्री कराती थी। और हर बार आसाराम बापू, नारायण साईं 8-10 लड़कियों को लेके जाते थे, वो सुंदर सुंदर लड़कियों को। आसाराम और उनका बेटा दोनों तांत्रिक विद्या में काफी माहिर हैं। मैंने खुद ने देखा था नारायण को काली चौदस की रात को स्मशान में बैठे हुए। आसाराम खुद भी बड़ा तांत्रिक है। बहुत बड़े नेता को आगे लाने के लिए दीपेश अभिषेक की बलि दी गई है, और ये बलि देने में नारायण का बहुत बड़ा हाथ है। चमगादड़ को मार करके उसका सुरमा बना करके आंख में आंजने से वशीकरण होता है, ऐसा उसने बोला गया था कि ये वो सुरमा बनाता था और उसका आंखों में अंजन करता था। वो आंखों को इशारा करते थे ज्यादा करके। हाँ, और इसमें भी जब कोई लड़की पसंद आ जाए, हाँ, तो उसके ऐसे 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 करते थे। और इनमें से कई आरोप ऐसे हैं जिसका जिक्र करने में भी कोई इंसान शर्मसार हो जाए। सुना आपने इन तमाम गवाहों को, इन तमाम लोगों को, और अपने दर्शकों को बता दें कि कहीं ना कहीं ये तमाम लोग आसाराम से जुड़े रहे हैं, लंबे वक्त तक जुड़े रहे हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश तिवारी जी, आप तो समर्थक हैं आसाराम के, ये कौन सी साधना होती थी आश्रम में? देखिए अखिलेश जी, अभी तक जिनका आपने दिखाया, अभी उसमें से एक व्यक्ति 3 महीना जेल में था और एक व्यक्ति अपनी माँ को ही मार के आया है। तो कहने का मतलब है ऐसे कई लोगों पर उनके घर वाले, हम नहीं आरोप लगा रहे हैं। आपको अजय जवाब देंगे, घर वाले स्वयं अजय जवाब देंगे आपको, वो भी जुड़े रहे हैं आसाराम से लंबे वक्त तक। अजय सुनिए, 5 दिन पुरानी घटना है। हिसार में, हिसार के आश्रम के गोपाल दास नाम का जो संचालक है, वो अपने 10 व्यक्तियों के साथ, 2 जिसमें महिलाएं थी, एक वीडियो कैमरा लेकर के मेरे घर पहुंचे। मेरे माता पिता, मैं ये बोलता हूं कि आज भी आसाराम बापू की घर में हमारे फोटो लगाई हुई है। 4 बजे उठ करके गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु करते हैं। मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं, मेरी माँ खुद पेशेंट है, इसीलिए मैंने उनके सामने कभी जिक्र नहीं किया। जब 4-5 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि आप हमें एक वीडियो क्लिप बना करके दे दीजिए ताकि हम सभी समर्थकों के अंदर ये बताएं कि हमारा बच्चा किसी के बहकावे में आ गया, और बहकावे में आकर के उसने जोधपुर जाकर के पुलिस को बयान दिए और टीवी के अंदर आकर के वो इस तरह के बयान जो दे रहा है, तो अभी आप ऐसी कोशिश करिए कि वो आगे बयान ना दे। उन्होंने मेरे परिवार को धमकाया। क्यों डर अखिलेश जी, क्यों डर? ऐसा डर क्यों है आसाराम और उनके तमाम समर्थकों में? नहीं बताइए। ऐसा है अखिलेश जी, मैं ये कहूँगा, अभी 4 दिन पहले की घटना है। ये लोग सुनिए, मैं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है अखिलेश जी, अभी जिस व्यक्ति पर इन्होंने आरोप लगाया है, आज वो पुलिस कस्टडी में है, न्यायालय के समक्ष है, जांच चल रही है। अगर सत्यता है तो निश्चित तौर पर बाहर आएगी। तो अखिलेश जी, उनको ये बताइए कि किसी गवाह को दोनों बातें आप खुद ही कह रहे हैं, किसी न्यायालय में भरोसा की बात कहते हैं, दूसरी तरफ क्लीन चिट दे रहे हैं वहां से बैठे हुए।